Hello friends, welcome to all my dear students and your friends। आप सभी बच्चों के पास इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजा गया था होमवर्क के रूप में। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है और कुछ बच्चों का क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने कर दिया जाए। जिन जिन बच्चों का नहीं बना है वो अपना देख लेंगे और सीख भी लेंगे। तो उसमें से देखेंगे, सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चंस, चूँकि कभी भी हमेशा देखा गया है कंपटीशन हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी जगह इस तरह से सर्किट वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है और उसी से कुछ न कुछ पूछ दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देता है, कभी करंट का वैल्यू पूछ देता है, कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ देता है। तो वैसे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को मैं छोड़ रहा था, तो लास्ट में यह होमवर्क दिया हुआ था, तो मैंने सोचा बच्चों का क्वेश्चन भी हुआ कि सर कुछ क्वेश्चन नहीं बने हैं, बता दीजिए। तो मैंने स्पेशल बताने के लिए नहीं चाहा, मैंने सबको एक जनरल वे में कंबाइंड रूप से लाइव होके सोचा कि बता दें और मैं उसी को सॉल्व कराने के लिए तैयार हूँ। आप लोग प्लीज़ कंसंट्रेट हो जाएंगे और गंभीर होकर के सुनेंगे, राइट। अब एक छोटी सी मुद्दा है, हम आपके बीच इंफॉर्मेशन भेजे हैं, तो उसको जरा सा गंभीर से 1 मिनट का समय देके सुन लेंगे प्यार से। आप याद करेंगे इस शहर के अंदर जब आपके बीच एक परेशानी आई थी, पूरे विश्व के सामने ये परेशानी आई थी, तो पढ़ाई लिखाई का काम रुक गया था। और मुझे 100% फेथ है कि आपके इस पूरे टीचर ग्रुप्स में 16 अप्रैल को पहला दिन मैंने क्लास लिया है जूम ऐप के द्वारा, और उस क्लास को देखकर सारे टीचर्स के बीच चर्चाएं होने लगे और सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने हमें अपोज भी किया, मना भी किया कि सर ये एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ जाएगा। लेकिन सोच ललन कुमार का ये था कि जब ये महामारी हो गया तो ये रुकने वाला नहीं है, 2 4 5 6 महीने भी चल सकते हैं। जो स्थिति देखा था, गौर किया था, तो पूर्व अनुमान के अनुसार मैंने ये काम शुरू कर दिया था और सारे अपने फ्रेंड सर्कल में टीचर्स फ्रेंड भाई लोग को मोटिवेट भी किया कि नहीं, बच्चे लोग अब ऑफलाइन आके नहीं पढ़ सकेंगे उम्मीद है, और मिलजुल के सब प्रयास कीजिए और ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश कीजिए। ये प्रयास मेरा था इस शहर के अंदर। +2 स्कूलिंग में हो रहा था, वो मुद्दा नहीं था। मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के समूह के अंदर ये माहौल नहीं था, मैंने उस माहौल को पैदा किया, वहाँ से आगे बढ़ा। तो धीरे धीरे सभी टीचर्स अपने अपने सुविधानुसार सिस्टम को अपनाते गए और सिस्टम को डेवलप करते गए, और आपके बीच वो सुविधा मिल रही है, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो परिस्थिति है कि एक सुसज्जित ढंग से कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने एक टाइट प्लान बनाया। ऐप में भी देखेंगे जितने लोग ऐप अभी चलाना चाह रहे हैं, शुरू किए हैं, लगभग लोगों का ऐप मेरे ऐप के बाद दिख रहा है, और लगभग लोगों का ऐप का जो डिज़ाइन है वो आप देखेंगे मेरे जैसा मिलता जुलता है। तो वह डिज़ाइन सबसे पहले मेरा गया, उसके बाद और लोगों का आते जा रहा है। तो कुछ न कुछ मैं नया करने का सोचा। किसके लिए? आप बच्चों के फ्यूचर के लिए, आप बच्चों की भलाई के लिए, कि आप बच्चे घर बैठे रहें और सारा सुविधा आपको कैसे मिले। शुरुआत मैंने किया, लेकिन मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं रहा, मैं एकदम मुलायम होकर चलते रहा, जिसके कारण आप बच्चों के अंदर की भी पढ़ाई कमज़ोर हुई।
यदि हार्ड एंड फास्ट आता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं देर से लेकिन दुरुस्त आके मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं आपको टाइट वे में काम कराऊंगा, आप एकदम परफेक्ट वे में कर चलेंगे। और फ़ी के बारे में बात करा, मैं फ़ी के बारे में सुन रहा हूँ, लोग फुल पेमेंट अभी भी ले रहे हैं। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनसे भी फुल पेमेंट मांगा जा रहा है, लेकिन मैं ओनली 1100 का बात किया। क्यों? मैं देख रहा हूँ, परिस्थिति को देख के समझते हुए मैंने डिसीजन लिया है, और उसके बाद भी हमारे कुछ बच्चे परेशान हो गए। मेरा ऑफलाइन में पेमेंट था, भाई मैं कहाँ आपका पेमेंट रख रहा हूँ है, मैं एक्सेप्ट किया, मेरे पास रजिस्टर्ड है, मेरे आपका वहाँ साइन किया हुआ है, सब चीज़ ओके है। आप उसको भेजेंगे, करेंगे, आपका फुल पेमेंट मेरे रजिस्टर शो करेगा, मैं आपको रिफंड करूँगा। जो न्यू बच्चे हैं उनको ऑफलाइन का चार्ज नहीं लग रहा है। जो न्यू बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में शहर की ओर नहीं आए, लेकिन वो अभी भी गांव में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। फिर वो यदि भविष्य में ऑफलाइन आके पढ़ना चाहेंगे, मान लीजिए कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो गया, ऑफलाइन में आके वो पढ़ना चाहेंगे, तो फिर उनको ऑफलाइन का चार्ज लगेगा। लेकिन जब वो घर में रह के ही पढ़ना चाहेंगे तो सिर्फ ऑनलाइन का जो फ़ी हुआ 1100 वही लगेगा। तो प्यारे बच्चों, उस नए बच्चे के लिए वो 1100 है, आपके लिए वो 1100 नहीं है, आपके लिए मात्र 100 है। लेकिन मैं आपको एक्टिव देखना चाहता हूँ, आपको प्रेशर डालना चाहता हूँ कि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है या नहीं, आप थोड़ा भी लोड बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। 1100 तो मैं बोला हूँ आपको निश्चित, लेकिन वो 1000 रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड हो जाएगा। मेरा रजिस्टर बताएगा, आप कांटेक्ट करेंगे, हो जाएगा। एक बच्चे ने हमको बोला था, सर मैं बहुत दूर हूँ, अब मैं भालपुर खाली करके आ चुका हूँ, अब मैं कभी भालपुर नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने उनको कहा कि बस आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको फिर वही फ़ी मैं सब चीज़ चेक कर लूँगा, वही रिटर्न आपको फिर ऑनलाइन भी कर दूँगा, रिटर्न मैं ऑनलाइन भी आपको कर दूँगा। जो कहेंगे कि नहीं मैं आपके ऑफिस में नहीं पहुँच सकता हूँ, तो वो मैं कर दूँगा, नो डाउट। इसीलिए ये हार्ड एंड फास्ट में किया हूँ, और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, ये सारे शहर में टीचर कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं 2 4 5 10 दिन में वो कर ही देंगे, 100% श्योर है। क्योंकि कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि लोग अपने घर से ज़मीन बेच के आपके लिए सब सुविधा नहीं दे सकेगा। तो इस बात को फॉलो करेंगे। सब बहुत सारे मेंटेनेंस हैं, बहुत सारे एक्सपेंस हो रहे हैं सिस्टम को डेवलप कराने में, इसलिए इसको फॉलो करें। ऑनेस्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है हमसे, बस जो आपको आदेश दिया गया है उस आदेश को फॉलो करना है, और ऑनेस्टली आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपके लिए तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा लोड नहीं है, सिर्फ आपके मन के सोच के अंतर का। और सोच पॉजिटिव तो हर हार्ड चीज़ भी मुलायम लगने लगेगा, सोच निगेटिव तो मुलायम चीज़ भी हार्ड लगने लगता है, फीलिंग्स होने लगता है। तो ये बातें आपके साथ है। तो चलिए हम लोग आप कुछ काम को करते हैं, इसको आप फॉलो करेंगे गंभीर से, सिंसियर होके। अब 200-400 बच्चे के बीच में 2-4 बच्चे तो बहरा ना होता ही है। जो बच्चे मेरे क्लास में बैठ चुके हैं, हमारे से उसका एफिनिटी जुड़ चुका है, कभी वो अनडिसिप्लिन कर ही नहीं सकता है। वो चुप रहेगा लेकिन अनडिसिप्लिन बिहेव नहीं करेगा, और यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से वो मेरे संपर्क का लोग नहीं है, मेरे से दूर के लोग हैं। तो दूर के लोगों से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। वो जो भी हैं, जहाँ भी हैं, भगवान उनको सुरक्षित रखे, भगवान उनको वैसा ही सद्बुद्धि दे कि हमेशा निगेटिव भावना रखें और निगेटिव चलें, भगवान उसी में उसको बरकत करावे। यदि उनको उसी में भलाई लगता है तो मैं भी भगवान से ही मनाऊंगा कि भगवान उनको और उनको ऐसे बुद्धि को और प्रोग्रेस करावें और वो बहुत बड़ी ऊंचाई को छुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट पर चलते हैं और क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो हम लोगों ने होमवर्क को, मैं देख रहा हूँ कि होमवर्क में मैंने आपको क्या क्या दिया था, तो मैं स्टेप बाय स्टेप
उसमें जो ट्विस्टेड सवाल सब होंगे, कुछ इजी सवाल कुछ ट्विस्टेड सवाल को मैं करा रहा हूँ, जिन जिन बच्चों को नहीं बना होगा अब देख लीजिएगा, और उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, उनको स्पेशल कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी बता देंगे। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन था व्हाट्सएप ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर जो था उसमें लिखा हुआ है 50, तो मैं वही क्वेश्चन नंबर डालूंगा जिससे आपको समझने में इजी हो। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें, फाइंड द करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द सर्किट शोन इन द फिगर। हाँ, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये सर्किट का सवाल है, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। सर्किट बना हुआ है, उसमें कहेगा करंट निकालो, तो करंट का हिंदी विद्युत धारा सब जानता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, समतुल प्रतिरोध सबको जानता है, इसलिए इसमें इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं, ये कॉमन है। जब भी न्यूमेरिकल टाइप का चीज़, सर्किट का चीज़ बताए तो उसको कॉमन मानेंगे, और सभी बच्चों के लिए वो क्लास होगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई स्पेशल उस पॉइंट का क्लास नहीं होगा। तो ऐसे क्लास जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन क्लास है ये, इसलिए इसको फॉलो करेंगे। तो कह रहा है कि सर सर्किट तैयार है आपका। चलिए, मैं सब सवाल में हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ सवाल को पूरा बना देंगे, कुछ सवाल में हिंट्स देंगे, वही हिंट्स देंगे जो आपसे संभव है और आप उसको कर भी सकते हो। तो ये एक बैटरी बोला गया हमने, ग्रुप ऑफ सेल है यहाँ पर, और ये 3 वोल्ट का है, मतलब ये इसका EMF हो गया 3 वोल्ट। ये बैटरी का आपका सर्किट इस तरह से कंप्लीट किया हुआ है। ये है 12 ओम, ये भी है 12 ओम, और ये भी आपका है 12 ओम। बहुत देखिएगा, सर्किट इस तरह से बना तो दिया है, एक्चुअली देखने में लग रहा है कि कैसा है, लेकिन रियल में जो कंसेप्ट आपको दिया गया है उसको देखो गौर से। जहाँ 3 पॉइंट वायर जुड़ा हुआ दिख रहा है उसको आप जंक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जंक्शन मान लेंगे। इसको आप जंक्शन मानिए, नाम दे दीजिए A, B, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए D, और यदि चाहे तो इसका भी नाम दे दीजिए E, इसका नाम दे दीजिए, या PQ नाम दे दीजिए, या MN दे दीजिए, ये भी दे सकते हैं, M और N दे सकते हैं। तब इसका निकालना है, क्या पूछा है इसमें, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, मतलब ये बैटरी सर्किट में कितना करंट देगा, I मेन करंट आपसे पूछा है, मेन करंट कितना होगा ये पूछा आपसे। तो आप गौर करके सोचोगे ना तो लगेगा बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए सर, जब भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगे सर्किट को पहचानने में, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट जब आप तैयार करोगे तो डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चे देखना, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट को बनाने के लिए जो सिखाया गया था कंसेप्ट, ये M पॉइंट मान लीजिए, ये N पॉइंट मान लीजिए, M के साथ यहाँ पर आपका A जुड़ा हुआ है, L दे दीजिए, और A और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो कॉमन वैल्यू हो जाएगा। फिर चले आइए इधर, N के साथ D जुड़ा हुआ है, N के साथ D को जोड़ दीजिए, और C और D के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर दिया मैंने। उसके बाद M और N के बीच सेल जुड़ा है, बैटरी जुड़ा है, उसको आप दिखा दीजिए। ये बाद में भी कर सकते थे या पहले भी कर दीजिए, कोई दिक्कत इसको नहीं है। ये 3 वोल्ट का है। अब इस वायर को कट एंड पेस्ट वाला कंसेप्ट बताए थे, A और D से कट कीजिए, A और D के बीच में इसको जोड़ दीजिए, 12 ओम है। फिर B और C को कट कीजिए, B और C के बीच में उसको जोड़ दीजिए, 12 ओम है। B और C के बीच में ये भी है, B और C के बीच में ये भी है, इस तरह से। अब देखिए कितना इजी बन गया ये। तो ये कंसेप्ट आपको दिया गया है, बस सिर्फ उसको अप्लाई करना है और चलने के लिए सीखना है। तो यहां पर देखेंगे आप कि सर ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब यहां पर विचार करना है
इस तीनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। चूंकि मेन करंट निकालने का जो कंसेप्ट आपका है, मेन करंट जब भी आप कभी निकालोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ ये हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो आप टोटल ईएमएफ तो 3 वोल्ट है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखने लगा कि ये तीनों पैरेलल में हो गया सर, तो पैरेलल में हो गया तो C/N जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे बनाइए, या सीधा RP बराबर R/N। तो एक बार तीनों सिमिलर है, इसीलिए मैं R/N बोल रहा हूँ। 1 2 3 गो है, तो आप सीधा यहाँ पर कर दोगे RP इक्वल टू R/N। R ये सिंबल दीजिए बाय N, तो R हो गया आपका 12, एक का रेजिस्टेंस और संख्या 3 है, तो ये हो गया आपका 4 हो गया आपका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 4 ओम हो गया, तो यहाँ पर 3/4 एम्पियर करंट का वैल्यू भी हो गया सर आपका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह वो बैठा दिए, हो गया। तो ये सब सिंपल सर्किट हुआ आपका। तो ये आपको मैं होमवर्क में दिया था। तो 3/4 नहीं, आंसर में लिखा हुआ 0.75, बात वही हुआ। 3 रुपये का 4 हिस्सा कर दीजिए तो 75 पैसा करके हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, एक सर्किट है और इसमें इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये सब क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में 1 मार्क्स का होता है, और बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ देता है, या तो करंट पूछ देता है। यदि करंट पूछता है तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता तो 1 मार्क्स में होगा। तो 1 फार्मूला से यूज कर, बोर्ड एग्जाम का जो कंसेप्ट है पूछने का ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स पर 1 फार्मूला पर डायरेक्ट बनने वाला 1 मार्क्स में देता है। यदि 2 फार्मूला का यूज करना पड़े, 2 कंसेप्ट का यूज करना पड़े, तो 2 मार्क्स में उसको देता है। तो इस तरह का सवाल इस तरह से बन जाएगा। अब आप देख लिए इसको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को डिलीट करते हैं। अब दूसरा सवाल आपके सामने आता है। तो इस तरह से करके जो भी सवाल है, जो बच्चे क्लास में होमवर्क किए थे तो ठीक है, जो नहीं किए थे तब ग्रुप में अब डाला हुआ है, देख लीजिएगा। इसको हम ऐप में भी डाल देंगे, ये सारे सवाल का PDF को, और इसके सॉल्यूशन को भी वहाँ डाल देंगे। वहाँ भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों रहेगा आपका। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको प्रदान किया गया है कि आप अब देखेंगे गौर से। ऐप में ऑनलाइन टेस्ट कोई नहीं ले रहा था, मैंने शुरुआत किया, अभी शहर में सारे लोग लेने लगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको हर चीज़ का शुरुआत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो भविष्य पहले से लंबे देर से मैं सोच रहा था, और सोचते हुए मैं आपको नया नया चीज़ देने का कोशिश किया, और वो सुविधा सब चीज़ आपके सामने है। नहीं तो आपको कुछ पढ़ाई होती, कुछ नहीं मिलती। अभी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई आप घर बैठे कर रहे हैं और सुविधा प्रदान हो रही है। तो चलिए, इन सभी बातों को थोड़ा सा एहसास करने का है, फील करने का है कि आपके गुरुजी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बेहतर कराना चाहते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है 51। मैं एक दो सवाल बना रहा हूँ अपने मर्जी से, फिर आप लोगों ने जो बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है मैं उस पर फोकस ज़्यादा करूँगा कि जहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। एक सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट देखिएगा इस तरह से बना हुआ है कोई दम नहीं, लेकिन फिगर देख के खाली कभी कभी लगता है कि कैसा है, लेकिन है दम नहीं। सोचने का सिर्फ एक भ्रम है। ये सवाल आपका इस तरह से बना हुआ है। कोई बच्चे इसको सीख सकते हैं, सभी बच्चे को इस तरह का क्वेश्चन सीखने बनाने आना चाहिए। ये 1 ओम का है, ये आपका 3.5 ओम का था, इसी में कुछ बच्चों को नहीं दिखा था। ये 6 ओम का था,
ये 2 ओम का है, और ये 7 ओम का है, और ये 4 ओम का है। तो कह रहा है P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें। P एंड Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें। कहीं कोई दम नहीं है, ये तो डायरेक्ट बना लीजिए आप लोग। कैसे बना लीजिए सर? देखिए गौर से, इसका कुछ नहीं बनना, मुझवानी हो जाएगा। सर यहाँ पर यदि बैटरी का प्लस मैं जोड़ता हूँ और यहाँ माइनस जोड़ता हूँ, तो यहाँ से करंट जो चलेगा, मान लीजिए आई, वो करंट यहाँ तक पहुँचेगा। यह एक जंक्शन बन गया, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसमें सपोज कर लीजिए I1, इसमें सपोज कर लीजिए I2, इसमें सपोज कर लीजिए I3। किरचॉफ्स लॉ से टोटल आउट गोइंग करंट इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट। अब ये I1 इसमें फ्लो कर रहा है, वही I1 यहाँ भी आ रहा है, तो जिसमें जिसमें सेम करंट फ्लो होगा वह सीरीज में हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ आपका सीरीज में हो गया। तो ये 3.5 है, ये कितना है 2, तो 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5.5 ओम का हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5.5। वेरी गुड। इसका कितना है 6 है सर। और देखिए इसमें जो करंट I3 गया, ये करंट I2 यहाँ पहुँच जाएगा, ये करंट I1 यहाँ पहुँच जाएगा, और ये इधर से I3 घूमते हुए यहाँ तक यहाँ पहुँच जाएगा, और ये तीनों मिल के फिर इसमें आउट हो जाएगा। मतलब इस वायर का और ये तीनों का एक एंड यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए और बी के बीच में ये हो गया आपका, और ये तीनों पैरेलल में। तो यहाँ जो करंट चलेगा वो करंट यहाँ तक पहुँचेगा इस तरह से। तो ये दोनों वायर भी आपका सीरीज में हो गया। तो ये हो जाएगा 7 + 4 11 ओम का, ये हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 3.5 हो गया। तो वो तीनों पैरेलल में हो गया। तो तीनों पैरेलल में है, तो उसका जवाब कैसे लिखेंगे? तो आपको यहाँ पर मजबूरी है कि 1/r करके ही बनाना पड़ेगा, पैरेलल में है, तब उसके साथ ये सीरीज में होगा। इसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बिटवीन बी एंड ए एंड बी हम लोग देखेंगे, ये सब पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में होगा तो डियर स्टूडेंट 1/rp आपको करना पड़ेगा इस बार, दूसरा कोई चांस नहीं है। तो 1/5.5 प्लस 1/6 प्लस 1/4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 1/11। अब इसको सॉल्व कीजिए, बच्चा का जोड़ घटा हो गया, कुछ ना कुछ ये होगा इस तरह से। तो 1/rp निकला यहाँ पर, तो यहाँ से हमको rp निकालना होगा। rp निकालिएगा, जोड़ लीजिएगा, इसको फिर पलट दीजिएगा, rp आपका कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तब ये p और इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ये q पॉइंट हो गया, ये पॉइंट p हो गया, ये पॉइंट आपका a है, और यहाँ पर मान लीजिए ये b है। तो ये वैल्यू पहले से 1 है आपका, और इसका वैल्यू rp जो भी निकल जाए, इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वही यहाँ पर रखेंगे, और दोनों सीरीज में हो गया। तब हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पर RS = 1 + rp कर देंगे आप। ये 1 हो गया, ये rp हो गया, जो करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ घटा है वो सब आप लोग कर लीजिएगा, वो सब में हमारा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं सर, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। इसी तरह का सवाल है, अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ सवाल ट्विस्टेड है, उस पर हम लोग धीरे धीरे अब चल जाते हैं। ये 2 सवाल आपका सिंपल दिया, इसमें अब सवाल थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ सबका यूज करके बनाना होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ के सवाल का रूप बदलता है। आपके सामने जो 52 नंबर है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो ये ए और बी वाला भी आप लोग बना लीजिएगा, इसमें 52 में कोई मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, लेकिन हल्का सा हिंट्स दे देता हूँ मैं। सभी सवाल में थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देंगे, जहाँ पर खुद कुछ काम अपने से करना है आपको, बाकी काम मैं कर दे रहा हूँ। ये एक सर्किट इस तरह से बना हुआ है।
ये है देखिए ये सवाल है इस तरह से। तो देखने में तो लग रहा है लेकिन कुछ नहीं सर, इसका वैल्यू है 30 ओम, ये है 15 ओम, ये है 60 ओम, ये है 2 ओम और ये है 7 ओम। अब आप गौर से सोचो, ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ये कह रहा है कि इसमें जो करंट यहाँ से चलेगा, यदि मैं प्लस इसको जोड़ता हूँ, यहाँ से जो करंट आई चलेगा वो दो भागों में बटेगा। इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए। वो I2 चल के यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ से वो बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो I1 यहाँ आएगा, यहीं पर आके फिर वो बट जाएगा, ये दोनों बट गया और फिर वो दोनों आके हम मिलता है, फिर मिलके इसमें जाता है। तो ये दोनों आपका हो गया पैरेलल में, क्योंकि हम बंटवारा होता है करंट यहाँ फिर मिल जाता है। तो ये दोनों पॉइंट पैरेलल में हो गया। इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो आरपी बराबर प्रोडक्ट बाय सम, तो इन दोनों का वैल्यू 30 और 15 है, तो प्रोडक्ट बाय सम आप सोचिएगा, तो आपका ये हो जाता है 15 इंटू 30 बाय 45, 15 3 जा 3 10, 10 हो गया आपका। तो ये दोनों का वैल्यू हो गया 10 10, और वो इसके साथ जो है, तो इस दोनों में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, और वही I1 यहाँ भी होगा। तो ये दोनों मिलके हो गया 10 और इसके साथ वो सीरीज में हो जाएगा, तो 10 और 2 सीरीज में हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो ये पूरा हो गया, ये तीनों हो गया 12 और ये हो जाएगा 60। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं कुछ C और इसका नाम देता हूँ D। तो बिटवीन इसका नाम देता हूँ E, इसका नाम देता हूँ F। तो E और F के बीच में हो गया 10, E तथा F के बीच में हो गया आपका वैल्यू, ये दोनों पैरेलल में हुआ तो आरपी बराबर हो गया 10। क्लियर है। फिर हम लोग चले आएंगे CEFD में, इस पूरे में आ जाएगा आपका CEFD में, यदि मैं कहूँ तो ये सब सीरीज में हो जाएगा। तो ये हो गया 10 + 2, 10 + 2 12 हो गया आपका सर। फिर आप चलेंगे बिटवीन, या हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझ जाएंगे आप लोग। C तथा D के बीच में अब पैरेलल में हो जाएगा आपका, तो ये सब मिल के आपका हुआ 12 और नीचे में कितना ये 60। तो फिर यहाँ आरपी हो जाएगा आपका 12 इंटू 60 बाय 12 + 60, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 60 बाय 72, 6 10 जा, फिर हो गया 10। वेरी गुड। तो ये सब मिल के हो गया 10 और ये यहाँ से जो मेन करंट आई चलेगा, इस सब में आई बट जाएगा, लेकिन वो आई फिर यहाँ के मिल के फिर आई बन जाएगा, तो इसमें भी 7 होगा। ये सब के साथ इसका रिलेशन सीरीज का हो जाएगा। तो आप कहोगे, अब कहोगे ए तथा बी के बीच क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे गौर से, इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, गौर से देखिएगा। तो ये हो गया पूरा 10 और वो हो गया आपका 7, तो 7 हो जाएगा 17 ओम, आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 17 ओम। इस तरह से क्वेश्चन बन गया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन आपका 53 जो है वो लैंग्वेज वाला है, कोई फिगर सर्किट बना हुआ नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सर्किट में बनाना है, और जो बच्चे लैंग्वेज पढ़ के सर्किट बना लेंगे, सवाल भी बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखा आपने, कहीं कुछ नहीं दम है रहता है, बस एक दो बार ईमानदारी से सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको।
53 क्वेश्चन को लैंग्वेज वाला है, इसलिए इसको करते हैं हम लोग। जरा सा देखते हैं क्या कहता है। ए बैटरी ऑफ EMF 12 volt is connected across the parallel combination of two resistors of 50 ohm and 150 ohm resistance respectively. Calculate the total current in the circuit and current in each resistance. सबसे आसान सवाल यही हुआ। लैंग्वेज है, लेकिन कहता है क्या, हिंदी में बोलता हूँ मैं। 12 वोल्ट EMF का एक बैटरी है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? दो चालक तार से, और वो दोनों चालक तार आपस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है। वेरी इजी सवाल ये सर, इस तरह से पैरेलल में है जुड़ा हुआ ये दोनों। इसका वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन के अनुसार है 50 ओम और इसका है 150 ओम, और इसके साथ एक बैटरी जोड़ दिया गया है। वेरी गुड। अब इस बैटरी या सेल जो भी बोलिए इसको, ये है इसका EMF, ये है 12 वोल्ट का है। तब इसमें क्या क्या पूछा है? पहला नंबर में कह रहा है टोटल करेंट, और दूसरा नंबर कह रहा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, मतलब ये मेन करंट कितना भेजेगा ये पूछा है। और फिर वो मेन करंट इस पॉइंट पर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें मान लीजिए I1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I2। तो आप बच्चों से पूछा है I1 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू कितना होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस पॉइंट का नाम AB दे दीजिए आप, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत आपको यहाँ पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो इसमें है, मेन करंट मतलब सेल इस सर्किट को कितना करंट देगा। I इक्वल टू टोटल EMF बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एकदम सीधा सा बात है, कहीं कोई दम नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको देखोगे गौर से, टोटल EMF 12 वोल्ट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप मुजबानी बना लोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम 150 इंटू 150 बाय 50 प्लस 150 प्रोडक्ट बाय सम डायरेक्ट करिए तो 200 हो गया। तो ये 4 से कट जाएगा और 4 से फिर ये कटेगा 75/2 रह जाएगा। तो 75/2 यह हो जाएगा आपका। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 4 3 जा और 25 3 जा, 4 दूना 8/25 एम्पियर हो गया आपका आंसर हो गया। ये मेन करंट आपका हो गया। जब मेन करंट हम बता दिए, अब हमको I1 चाहिए और I2 चाहिए। तो कुछ ट्रिक बताए थे, आपको याद होगा बहुत पहले। आप डायरेक्ट बता सकते हैं I1 और I2 का मान, लेकिन यदि वो फार्मूला भूल गए, ट्रिक भूल गए, तो सर हम लोग कैसे इसको बना सकेंगे। तो कुछ नहीं है सर, पहला ड्यूटी है कि इसके बीच का विभवांतर निकालना होगा। V का मान निकालिए, और V का मान यहाँ कहेंगे सेल का। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया है, तो सेल का EMF और ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वो दोनों बराबर होगा। यदि 12 वोल्ट का बैटरी है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। जब ये 12 वोल्ट हो ही गया, तब इसमें रेजिस्टेंस मालूम है, करंट बताना है। तो करंट I1 जब पूछूंगा मैं आपसे, तो डायरेक्ट आप कह देना V/R। यदि इसका सिंबल मैं R1 दूँ, इसका सिंबल R2 दूँ, तो V/R1 डायरेक्ट कर दीजिएगा। और फिर I2 कहूँगा तो V/R2 डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो सब चीज़ मालूम है आपको। V मालूम है 12 और ये मालूम है 50। देख लीजिएगा, ये 12/150 ये देख लीजिएगा। इस तरह से सभी ब्रांच में करंट का वैल्यू आपने खोज लिया। राइट, एकदम ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। तो चलिए गौर से, मैं चैप्टर इस समाप्त होने के बाद बहुत इजी सब सवाल आपके सामने रखा हूँ, और इसको यदि आप हम लोग कर लेते हैं तब हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों ने सब चीज़ सीख लिया।
अभी भी जिसको दिक्कत हो रहा है अभी सीख लीजिए एक बार। एकदम छोटा छोटा चीज़ आपके सामने गया है, तो कोई भी स्टूडेंट बना सकता था। मैं प्रैक्टिस के लिए ये सब भेजा था। यदि कोई बच्चा नहीं पूछता तो मैं नहीं बताता, आगे बढ़ जाता, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पूछ दिया है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है कि। तो चलिए कोई बात नहीं है, रिवीजन हो गया, दोबारा सोच लिए, अच्छी बात है, मौका मिल गया, कर लिए हम लोग। क्योंकि जब इस टॉपिक को छोड़ के हम आगे निकल जाएंगे तो फिर दोबारा ये सब बातें आपके सामने आएगा नहीं, और तब तक बोर्ड एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो ये सब यदि किया हुआ है तो आप बीच बीच में वीडियो रिवीजन करते रहिएगा, कॉपी पलट के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डायलॉग सुन लीजिए, आपको सोचना नहीं है, बस वीडियो देख लेना है। खाली आपको खाली प्लानिंग करके रखना है कहाँ पर किस जगह पर क्या क्या चीज़ सर ने दिया है, वो वीडियो को दिमाग में सेट रखना है, रिवीजन करना है। बस कहीं भी बैठे हैं वीडियो खोल के एक बार रिवीजन कर लिए, कोई जरूरी नहीं किताब कॉपी लेके बैठेंगे तभी रिवीजन होगा। अब चलिए 54, 55 जो सवाल है, ये सब सवाल भी उसी स्टाइल का है, आप निश्चित रूप से उसको कर लेंगे, कोशिश कीजिएगा। 55 भी वही सवाल है, उसी स्टाइल का है। 58 में हम लोग चलते हैं। 54, 55 सब हो चुका, समझिए, बता चुके हम। 55 भी हमको याद आ रहा है कि हमने कभी बता दिया था, या तो कैपेसिटर बिल हम बताए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ। आपका ये एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर ये पॉइंट कटा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है आपका, और इसमें वायर इस तरह से जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस वाला वायर ऐसे जुटा हुआ है, और यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस है 3, 6, 8, 30, ये आपका है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बाबू मेरे बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, या एक जंक्शन हो गया या भी एक जंक्शन हो गया। यदि ये दोनों पॉइंट ए बी है तो इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी। तो ए, सी और डी ये तीनों पॉइंट आपका कॉमन हो गया। तो जहाँ पर आप ए को दिखाएंगे, ये ए पॉइंट से सी भी जुड़ा रहेगा और डी भी जुड़ा रहेगा। बी पॉइंट आपका ये अलग हो जाएगा, ये इसका नाम दे दीजिए अपने मर्जी से ई, और एक जंक्शन यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए एफ। तो बी यहाँ पर है सर, बी से जुड़ा हुआ आपका कौन, ई, लेकिन एफ बिंदु किसी के साथ कॉमन नहीं होगा, तो अकेला है, तो बीच में एफ दे दीजिए, कट एंड पेस्ट कीजिए। सी और एफ, सी और एफ को जोड़ दीजिए, वैल्यू 3 है, लिख दीजिए। डी और एफ, डी और एफ को देख दीजिए, जोड़ दीजिए इस तरह से, यह वैल्यू है आपका 6। एफ और ई को देख लीजिए, एफ और ई कहाँ, यहाँ है, इसको देख लीजिए, ये वैल्यू कितना है 8। और डी और ई, डी और ई आपका यहाँ पर से जुड़ गया इसे, ये वैल्यू है 30। तो वेरी इजी, ये दोनों सेम है आपका, पैरेलल में है, पैरेलल में प्रोडक्ट बाय सम कर दीजिए इसको फटाक से। तो पहले ये दोनों सोच लेंगे, 6, 3 का प्रोडक्ट हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आर पी बराबर मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6, 3 या 18, 6, 3, 9, मतलब हो जाएगा 2। चलिए ये हो गया 2 और ये 8 मिलके हो जाएगा आपका 10, तो ये पूरा हो जाएगा 10 और उसके पैरेलल में हो जाएगा 30। ये तीनों मिलके एक वायर हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा आपका। इस तरह से बन जाएगा। तो 2 और 8 मिलके हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 30। तो डियर स्टूडेंट आप गौर करके देखेंगे, ये हुआ ए ई, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आर पी बराबर 3 + 10 = 13 ओम, योर आंसर। तो कहीं कुछ नहीं दिखता है, बहुत आसान सा लग रहा है,
हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर से नया पॉइंट आपके सामने आ रहा है 59। देखने में तो बहुत लग रहा है जिग जाए, लेकिन बहुत ही आसान बात है, बहुत परेशानी वाला मुद्दा है नहीं। फिगर है थोड़ा सा अटपटा जैसा देखने में लग रहा है। आप लोगों ने बेंजीन का आकार को देखा होगा, वैसा ही आकार का है। यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी, सभी में रेजिस्टेंस है। ये सब में रेजिस्टेंस है। ऐसे नियम बनाने का नहीं है, एकदम कटा हुआ रहना चाहिए, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में इस तरह से कर दिया। यहाँ नहीं दिखाया सर, इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है। सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर कहा गया है, इसमें सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है। तब कह रहा है कि ये पॉइंट यदि ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सब जंक्शन का नाम दे दीजिए आप। सी डी ई एफ जी एच नाम दे दिया, इसको नाम दे दीजिए ओ, सेंटर में है। तो अब आप जब इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ दो मान लो, और यहाँ पर निगेटिव को जोड़ दो। यहाँ से मेन करंट चला, मान लीजिए आई, इस पॉइंट पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से करंट चलेगा, इस तरह से इसमें बटेगा, यहाँ से करंट चलेगा, इसमें बटेगा, फिर ये करंट आगे बढ़ेगा, फिर वो बढ़ जाएगा। अब फिर यहाँ पर जैसे आएंगे हम लोग देखेंगे गौर से, ये बटा, फिर इसमें बढ़ जाएगा, फिर यहाँ आके ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट यहाँ पहुँचेगा, ये करंट यहाँ पहुँचेगा। अब हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये दोनों मिलकर इसमें चला गया और ये दोनों मिलकर इसमें चला गया, ऐसा मैं सोच सकूँगा। ये दोनों मिलकर इसमें आ गया और ये दोनों मिलकर इसमें आ गया, और ये करंट और ये करंट यहाँ की फिर मिल जाएगा, फिर ये करंट यहाँ आएगा और फिर ये करंट यहाँ आ जाएगा, ये दोनों मिल के फिर इसमें आएगा, फिर ये दोनों मिल के इसमें आएगा, और वो सब मिल के हो जाएगा। इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, क्या होगा। तो काफ़ी मज़ेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, जिसको हम लोग कैसे सोच सकेंगे। तो यदि मैं ये कहूँ इस दोनों के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों पॉइंट कॉमन होगा। यदि दोनों पॉइंट कॉमन है और फिर ये दोनों पॉइंट कॉमन है, तब हम लोग एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहेंगे। तो देखते हैं हमारा कैसा बनता है। तो पूरा ये जिगजैग जैसा फिर बनने का चांस रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, विचार करेंगे कैसे, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए गौर से देखते हैं कैसे बनेगा इसको। तो क्लास ले रहे हैं, आ रहे हैं आधे घंटे में, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो चलिए हम लोग विचार करते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे हम लोग अपने मुकाम को हासिल करेंगे। ये सवाल आपका जिगजैग सर्किट का है।
और ये कंप्लीट रूप से यहाँ पर आप हो सकता है किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं, उसको भी लगा के बना सकते हैं, या आप सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं। दो वायर के बारे में सोचिए और हम लोग सोचते सोचते वहाँ तक जा सकते हैं। एक मिनट, जरा सा कुछ कॉल आ गया है। ठीक, आप बच्चे कैसे सोचोगे इसको? तो चलिए थोड़ा सा विचार करवाते हैं आपको, थोड़ा सा गंभीर हो जाइएगा। इसको हम लोग सर्किट को एकदम सिंपल बनाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। तो यहाँ से जो करंट चला ये आके इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये दोनों को तो आप पैरेलल कर सकते हैं, बहुत अच्छा बात। तो यहाँ से करंट गया, तो चलिए इक्विवेलेंट सर्किट ही बनाना पड़ेगा। जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाइएगा तब हम लोग को बहुत आसानी से सोचने में बनेगा। ऐसे थोड़ा सा लगेगा जिग जैग जैसा, जो आसान नहीं लगेगा सोचने में। तो हम लोग चलिए बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैसे बनाएंगे? तो आपको तरीका सिखाए थे कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम सभी बच्चों को कहाँ से शुरू करें, जगह तो बीच में बना दिए। अच्छा, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इस जगह से। तो पॉइंट दिखाइए आप, पहले ए पॉइंट दिखाइए यहाँ पर ए, और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं पी, और इस पॉइंट का मान लेते हैं क्यू। तो पी पर यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर था आपका बी, तो बी को यहाँ दिखा दीजिए। बी से जुड़ा हुआ है आपका क्यू, इस तरह से दिखा दीजिए। ए से पी जुड़ा हुआ है और बी से क्यू जुड़ा हुआ है, दिखा दिए। अब चले आइए हम लोग, पी और सी कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन हो जाएगा, पी के साथ एच कॉमन हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा, क्यू के साथ ई कॉमन हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएगा, एफ भी कॉमन हो जाएगा, एफ भी कॉमन हो जाएगा। अब देखिए तुम्हारा क्या क्या संभावना है। आपका संभावना है कि ओ पॉइंट किसी के साथ कॉमन नहीं है, वेरी गुड। डी पॉइंट किसी के साथ कॉमन नहीं हुआ, जी पॉइंट भी किसी के साथ कॉमन नहीं हुआ। इस तीनों पॉइंट को अलग अलग बिंदु पे दर्शा दीजिए, इस तरह से दर्शा देते हैं। अब उस सबको कट एंड पेस्ट करना शुरू करते हैं सर हम लोग। तो सी और डी को कट किया मैंने, सी और डी नाम नहीं दिया अभी, इसका नाम डी दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम डी दे दीजिए, ठीक है। इसका और रहने दीजिए, इसका नाम जी देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है। एक बार टेस्ट करते हैं हम लोग, रफ फिगर बनाते हैं। सी और डी, सी डी को कट करके इसको ज्वाइन कर दीजिए। डी और ई को कट करके ज्वाइन कर दीजिए, डी और ई को कट करके ज्वाइन कर दीजिए, हो गया सर। फिर देखेंगे सी और ओ को कट कीजिए, सी और ओ को कट करके मिलाइए, ठीक है। फिर सर हम लोग डी और ओ को कट करके मिलाइए, डी और ओ को कट करके मिला देते हैं। फिर ये सर ओ और ई को कट करके मिलाइए, ओ और ई हमका यहाँ पर है हमारा, इसको मिला दिए, ठीक है। अब हमारा ओ और एफ को कट करके मिलाइए, ओ और एफ, ओ और एफ को कट करके मिलाइए, मिला दिए। फिर ओ और एच को मिलाइए, ओ और एच को मिलाते हैं, देखिए गौर से,
ये हो गया। फिर सर ओ और जी को मिलाइए, ओ और जी को मिला देते हैं यहाँ पर, देखिए गौर से। फिर ये एच और जी को कट करके मिलाइए, एच और जी को मिला दिए यहाँ पर। अब जी और एफ को कट करके मिलाइए, जी और एफ को कट करके मिलाइए, हो गया। और कोई बचा? कोई नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब ये दोनों मिल के आपका पहले एक तो पैरेलल में हो गया, तो ये आर, तो ये हो गया सर r/2। ये भी आर, तो ये दोनों भी मिल के हो गया r/2, r/2 हो गया। चलिए बहुत अच्छा बात, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अब एक बार फिर से सोचना होगा। ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया। इस तरह से हम लोग गौर करके देखेंगे तो आपको एक छोटा सा चीज़ अंतर दिखाई पड़ेगा। अंतर क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर दो व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने नजर आएगा। ये वाला पोर्शन सी, डी, ई और ओ, ये एक पोर्शन हो गया आपका, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना। फिर गौर करके देखिएगा, ये पी ओ होते हुए डी, जी, एच जो होगा, ये दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब वो पैरेलल वाला बुद्धि लगाइएगा, गाड़ी यहाँ फंस जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप पैरेलल मत मानिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक अलग प्लानिंग करना होगा। ये सवाल कुछ अलग डिजाइन का आपको दिखा दिया गया है। तो इसका आप सर्किल ये बना दिए। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, तब उस पर फिर से और गप करता हूँ, एक बार और उसको सिंपल करूँगा, तब आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मैं ये सोचना शुरू करूँ, आपको समझाने के लिए मैं एक नया प्लानिंग करता हूँ कि सर दो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका यहाँ पर दिख रहा है एक साथ, एक ही फिगर में। तो यदि मैं ऐसे सोचूं, ऐसे सोचेंगे तब फिर मिक्स हो जाएगा। सीधे रहने दी, ठीक है। आप पहले इतना पर विचार करिए, तब पूरा करिएगा। इतना पर यदि विचार करते हैं तो इजी होगा सोचने में। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ओ है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपका डी है और ये पॉइंट आपने क्या माना है, सी, और ये पॉइंट क्या माना है, ई माना है। चलिए, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है। अब ये आर है, ये भी आर है, तो ये दोनों का रेशियो, ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो वायर है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। ये एक कंसेप्ट हुआ आपका सर। फिर हम लोग अब दूसरा लेते हैं सर। वो पॉइंट को मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिए, मतलब ये कॉमन हो गया। इस तरह से देखिएगा गौर से आप, एक और तैयार हो गया आपका। ये एक वायर हो गया, ये भी वायर हो गया आपका, ये भी वायर हो गया, ये भी वायर हो गया और यहाँ भी वायर है सर। नीचे वाला पोर्शन, ये दोनों आपका, ये दोनों हो गया, ये दोनों आपका, ये दोनों हो गया और ये वाला जो बीच में है ये हो गया। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो सेम होगा, तो यह भी बीच वाला जो वायर है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, जी है, ठीक है। अब सोचिए, तो ये दोनों के बीच में ये भी मीनिंगलेस होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यहाँ पर भी ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो ये भी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। मतलब ये वायर जो है वो मीनिंगलेस है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। सीधा इसमें जो करंट जाएगा ऐसे होते हुए यहाँ चला आएगा, इसमें जो करंट जाएगा सीधा होते हुए यहाँ आ जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो सीधा होते हुए यहाँ आ जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो सीधा यहाँ होते हुए यहाँ आ जाएगा। इसमें सिंगल एरो दिए, इसमें डबल एरो देते हैं समझने के लिए, इसमें ट्रिपल एरो देते हैं। ये सब करंट ऐसे चला आपका यहाँ पहुँचा के, इसमें 4 एरो देते हैं
समझने के लिए कि यह करंट ऐसे चला है और यहाँ आके पहुँच गया है। तो ये दोनों वायर मीनिंगलेस हो गया यहाँ पर। यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, यह भी एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में हो गया, और ये सब आपस में पैरेलल में हो गया। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 2R, ये भी हो जाएगा 2R, ये भी हो जाएगा 2R, ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ 2R हो जाएगा सर। तब आप देखोगे आपका 4 रजिस्टर हो जाएगा इस तरह से। ये हो जाएगा 2R 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 हो जाएगा सर। यहाँ पर देखिएगा C और E बिंदु दिखाए हम, कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो भी है। अब ये 4 टो हो गया सर, तो RP बराबर यहाँ निकाल लीजिए। एक तो रेजिस्टेंस है 2R, रेजिस्टेंस की संख्या 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, R/2 ओम हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्या था, एक नया सोच अंदर में था छुपा हुआ, जिसको हमको खोजने का जरूरत था। ऐसे सीरीज पैरेलल करते रह जाते, दम फूल जाता। तो आपको सिखाया गया था, जैसे सीरीज पैरेलल पहचानने में दिक्कत होने लगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, और इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, और बनाने के बाद तब कोशिश कीजिए किरचॉफ सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये अरेंज हो जाए, तो मेहनत बच जाएगा। यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को ये फॉलो नहीं करता, तब फिर आपको क्लोज सर्किट चुनना पड़ता, 4 बार इक्वेशन बनाना पड़ता, सब में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना पड़ता, तो और लेंदी हो जाता। तो चलिए यहाँ पर देखा गया, तो सवाल था, वास्तव में कुछ एक्स्ट्रा सोचने लायक सवाल था, और ये सवाल सभी सवाल जितना भी बनाए सबसे अलग हटके था, और अलग सोच इसमें था। इसको हर बच्चों को देख लेना चाहिए, और सब कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो सबसे बनना चाहिए, सबको देखना चाहिए, तब देखेंगे तभी समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोगों ने इसको देख लिया। अब आपके सामने न्यू क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अब रोक देते हैं, टाइम अच्छा हो गया आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगेन फिर से हम लोग कल जो बच्चा कुछ सवाल इसमें है वो, और कुछ अपने मन से और कलेक्शन करके आपके सामने जो ट्विस्टेड सवाल होंगे वो कलेक्शन करके आपके सामने आएंगे और आपको बता देंगे। फिर हम लोग नए सिरे से काम करेंगे। कल संडे है, टेस्ट लेने का प्लानिंग करेंगे। क्वेश्चन अपलोड हो गया तो आपका टेस्ट भी लेंगे। यदि क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बोला था आपको, क्वेश्चन तैयार है मेरा, एक क्वेश्चन और है 30 क्वेश्चन का ग्रुप। उस 30 क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा का सवाल का स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। हमें कभी कोई दिक्कत फिर इस चैप्टर में नहीं होना है। अब देखेंगे गौर से, कल कुछ एक पॉइंट बताएंगे। हालांकि यहाँ पे न्यू चैप्टर सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन पुराने सिलेबस में वो था सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट। ये 2 पॉइंट था। हमारे पास कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर उसको भी बता देते, तो चलिए उसको भी बता देंगे। कुछ दम नहीं है, 15-20 मिनट का वो टॉपिक होगा, वो बता देंगे आपको। न्यू पॉइंट है और आपके पास फिर कुछ सवाल बता देंगे और अब तब आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और यदि टेस्ट हुआ तो टेस्ट भी लेंगे आपका, ठीक है, ओके। इसमें से दोनों बच्चे के ग्रुप के बच्चे इसको देखेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं था। एक सर्किट वाला फिगर है और फिगर को देखकर सवाल बनाना है, तो किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल है, ठीक है, ओके, बाय बाय। तो हम लोग फॉलो करेंगे तंदुरुस्ती के साथ, ज़रा सा भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लाएंगे। आपके सामने एक टारगेट मैंने लाइफ में दे दिया है, उस टारगेट को अचीव करेंगे और सक्सेस करेंगे और उसके लिए प्लान करके संघर्ष करेंगे। उसमें ज़रा सा भी निगेटिव भावना मन में नहीं रहना है। आपको बेहतर कराने के लिए हमारे मन में जो प्लान चला वो मैंने आपके सामने रखा। आपके पास प्रॉब्लम होंगे, ये हो सकता है मेरे पास भी बातें चल रहा है, लेकिन कभी कभी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे प्रॉब्लम को
नहीं देखा जाता है, उसको झेलना पड़ता है। इसलिए आप उस छोटे प्रॉब्लम को झेलेंगे और बड़े प्रॉब्लम का सामना करेंगे। राइट, ओके, कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जब आप कोशिश नहीं कर पाएंगे, कोई उपाय नहीं नजर आएगा, तो फिर भाई इसका मतलब होगा कि आपने कोशिश ही नहीं किया। एक लाइन का जवाब मेरा लास्ट में ये भी होता है, क्योंकि कोशिश करने वाले हर इंसान छोटे मोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है, और वो ढूंढ ही लेगा। यदि आपको लगता है कि नहीं ढूंढ पाए, इसका मतलब आपने कोशिश नहीं किया, आपके मन के अंदर वो जागृति, वो ललक, वो चाहत नहीं है। तो चलिए, मैं निगेटिव नहीं सोचूं, मैं पॉजिटिव सोचूं। मैं भी कभी कभी निगेटिव सोच के आपके पीछे एनर्जी लगाना चाहता हूं, लेकिन याद रखिए, निगेटिव सोच होता तो जो ऑफलाइन पेमेंट कर दिए थे तो करिए दिए थे, सो जाते, मस्ती से हो जाता। लेकिन मैंने ही 16 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था जूम ऐप पर, और पूरे शहर को मैंने झकझोरा और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को झकझोर कर कहा, चलिए सब बच्चे को सुविधा दीजिए, और सभी लोगों ने दिया भी। और आज देखिए, पूरे शहर में सारे टीचर नए नए कंसेप्ट, नए नए टेक्नोलॉजी का अप्लाई करके अपने आप को नई दिशा में ले जा रहे हैं। तो बाबू, मैं आपके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचा हूँ, अच्छा कराने के लिए सोचा हूँ, आपके भलाई के लिए सोचा हूँ। अब बड़े बड़े भलाई में छोटा छोटा परेशानी झेलना ही होगा, वो नेचुरल है, होता है और होगा भी। इसलिए फॉलो करें, आगे बढ़ें। बाय, फिर मिलते हैं कल नए रूटीन के साथ, नए प्लान के साथ।